अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि सब तक जो है वो वीडियो पहुंच सके। तो आज की वीडियो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज आपके साथ आपके चैप्टर वाइज एमसीक्यूज डिस्कस करने लगी हूँ, जो कि आपके टॉपिक में से मतलब अक्सर पेपर में आते रहते हैं। तो इन एमसीक्यूज को आप अच्छे से याद कीजिएगा और बाकी सब लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो टोटल जी इसमें एमसीक्यूज जो हैं हमारे हर चैप्टर के में देखने को मिलेंगे। तो जो पहला चैप्टर है हमारा वो है जी इंट्रोडक्शन टू फर्स्ट एड, यानी पहला जो चैप्टर है आपका बेसिक मेडिकल साइंसेस 2 का, उसके एमसीक्यूज हैं। तो सबसे पहले है व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ फर्स्ट एड, कि फर्स्ट एड का सबसे पहला गोल क्या है। ठीक है, यानी जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है जी, व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ फर्स्ट एड। टू डायग्नोज डिजीज, टू स्टेबलाइज एंड प्रिवेंट फर्दर हार्म, टू प्रोवाइड परमानेंट मेडिकल केयर या फिर टू प्रिस्क्राइब मेडिकेशन। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें से जो करेक्ट है वो है जी टू स्टेबलाइज एंड प्रिवेंट फर्दर हार्म। ठीक है, कि पेशेंट को मजीद डैमेज से और बचाना है और उसको स्टेबलाइज करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है जी वो है जी फर्स्ट एड इज डिफाइंड एज। ठीक है, फर्स्ट एड की डेफिनेशन यहाँ पे पूछी हुई है, द फाइनल स्टेप इन मेडिकल ट्रीटमेंट, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। द इमीडिएट केयर गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन, ये किसी हद तक ठीक है। अ मेथड ऑफ हॉस्पिटल सर्जरी, बिल्कुल भी नहीं। द यूज़ ऑफ एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट, ये भी नहीं। तो इसमें से जो बचता है, जो एक्यूरेट है वो है जी द इमीडिएट केयर गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन। ठीक है, कि किसी इंजर्ड पर्सन को जो हम केयर जो है फौरी तौर पे प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू टेक एट द प्रेजेंस ऑफ एमरजेंसी, कि इमरजेंसी की कंडीशन में सबसे पहला आपको क्या स्टेप लेना चाहिए। बैंडेज अप्लाई करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इंश्योर द सीन इज सेफ, चेक द पल्स, बिल्कुल भी नहीं। या स्टार्ट सीपीआर इमीडिएटली, बिल्कुल भी नहीं। तो सबसे पहले आपने इन्वायरमेंट को चेक करना होता है कि इन्वायरमेंट सेफ है आपके लिए और पेशेंट के लिए या नहीं। नेक्स्ट आ जाता है द ABC इज़ फर्स्ट रेफर टू, जो सबसे पहले कहता है कि जो ABC है ये फर्स्ट एड में इस एब्रीवेशन का क्या मतलब होता है। पहला है जी एयरवे, ब्लीडिंग, सर्कुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो है वो हमारे पास आ जाता है एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, सेकेंड वाला है। ठीक है, उसके बाद अप्लाई बैंडेज केयरफुली, अवॉइड ब्लड कंटेमिनेशन। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास ये सेकंड वाला है कि पेशेंट की एयरवे इंटेक्ट रहनी चाहिए, ब्रीथिंग रहनी चाहिए और सर्कुलेशन। नेक्स्ट जो उसने पूछा हुआ है, व्हाट शुड बी डन इफ अ विक्टिम इज अन रिस्पॉन्सिव बट ब्रीथिंग, कह रहा है कि हमें क्या करना चाहिए अगर एक पर्सन जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा लेकिन सांस ले रहा है, उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। बीइंग चेस्ट कंप्रेशन, चेक फॉर द फ्रैक्चर, प्लेस द देम इन रिकवरी पोजीशन या एलिवेट द लेग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है जी प्लेस देम इन रिकवरी पोजीशन, रिकवरी पोजीशन में अपने पेशेंट को रखना है। उसके बाद है जी टू ओपन द एयरवे ऑफ एन अनकॉन्शियस विक्टिम यू शुड, कहता है कि जो अनकॉन्शियस पेशेंट है, विक्टिम है, ठीक है, जो कि जो होश में नहीं है, उसके एयरवे को ओपन रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए। टिल्ट द हेड बैक, लिफ्ट द चिन या प्रेस द चेस्ट, रेज बोथ आर्म्स या फिर चेक फॉर स्पाइनल इंजरीज फर्स्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये पहले वाला, कि उसका आपने हेड ऊपर की तरफ कर देना है और चिन को पीछे की तरफ लिफ्ट कर देना, ऊपर की तरफ उठाना है। नेक्स्ट है जी व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कॉलिंग फॉर प्रोफेशनल हेल्प एज अ पार्ट ऑफ फर्स्ट एड, कि फर्स्ट एड का जो पार्ट है उसमें प्रोफेशनल को कॉल करने का मकसद क्या है। टू प्रोवाइड मेडिकेशन, टू इंश्योर एडवांस मेडिकल केयर अराइव्स, या फिर टू अवॉइड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या टू डॉक्यूमेंट द इंजरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि टू इंश्योर द एडवांस मेडिकल केयर अराइव्स। ठीक है, कि पेशेंट तक जो एडवांस मेडिकल केयर है वो जल्द से जल्द पहुंचे। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है हमारे पास उसमें आ जाता है जी व्हाट इज अ की एक्शन व्हेन प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड फॉर सीवियर ब्लीडिंग, अगर सीवियर ब्लीडिंग हो रही है उस कंडीशन में आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। पोर वाटर, कोल्ड वाटर ऑन वाउंड, या अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर, यूज एंड डिसइंफेक्टेंट इमीडिएटली, या गिव पेन किलर्स। तो इसमें से जो सबसे पहला जो सेकंड वाला है कि अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर, ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है विच वन ऑफ दिस इज नॉट
प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड। कहते हैं कि अब ये नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा है जो कि फर्स्ट एड के साथ बिलोंग नहीं करता। प्रिवेंट फर्दर इंजरी, ठीक है, इंश्योर द कंडीशन वर्सन, या प्रिजर्व लाइफ, या प्रमोट रिकवरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि इंश्योर द कंडीशंस। जूम होके ज़रा पेज पीछे चला गया है जी। अच्छा, तो ये था 14 वाला जो क्या है जी, इंश्योर द कंडीशन वर्सन, ठीक है, किस चीज़ को चेक करना कि कंडीशन बदतर तो नहीं होगी। तो ये हमारे पास फर्स्ट एड की प्रिंसिपल्स में नहीं आता, ठीक है। इसको चेक करना एक जो फर्स्ट एड प्रोवाइडर की जिम्मेदारी नहीं होती, ठीक है। व्हाट शुड बी डन इफ़ यू सस्पेक्ट अ स्पाइनल इंजरी। अगर आपको स्पाइनल इंजरी डिटेक्ट करते हैं उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? मूव द विक्टिम टू अ सिटिंग पोजिशन, कीप द हेड एंड नेक स्टेबलाइज। तो इसका जो है कि पहला वाला भी बिल्कुल भी नहीं बनता। हेड को आपने सीधा करना है या नेक को स्टेबलाइज करना है, ये भी आपने जो है इस ऑप्शन को हम देख सकते हैं, ठीक है। अप्लाई प्रेशर टू द एब्डोमेन, बिल्कुल भी नहीं, या एलिवेट द लेग, या टांगों को आप ऊपर उठा दे, नहीं। तो ये जो इसमें से है कि एक तो ये होता है कि जो स्पाइनल इंजरी के पेशेंट होते हैं उनको आपने बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं देनी, अलबत्ता उसका आपने मतलब फर्स्ट काम है करने का। लेकिन हमारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये है जो दिया हुआ है कि कीप द हेड एंड नेक स्टेबलाइज, कि उसका सर और उसकी गर्दन स्टेबलाइज रहे, ताकि जो है जो उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम ना हो, और स्पाइनल कॉर्ड की जो पोजीशन जिसमें है वो मेंटेन रहे, क्योंकि अगर आप मूवमेंट करवाएंगे तो उस कंडीशन में ज़्यादा डैमेज होने का चांस है। नेक्स्ट है जी, इन फर्स्ट एड शॉक इज़ मैनेज्ड बाय। कहते हैं कि फर्स्ट एड में जो शॉक है उसको मैनेज किया जाता है अप्लाइंग कोल्ड कंप्रेसेस टू द हेड, ठीक है, सर पे मतलब कोल्ड कंप्रेसेस यानी ठंडी पट्टियाँ वगैरह करके। कीप द पर्सन वार्म एंड कॉम, के पर्सन को आपने गर्म करना है या उसको हीट पहुंचानी है या उसको परसकून रखना है। एंड गिविंग द पर्सन वाटर, या पर्सन को आपने जो है वो पानी वगैरह देना है। नेक्स्ट देखते हैं जी क्या कह रहा है। लिफ्टिंग बोथ आर्म्स अबव द हेड, कि दोनों हाथ जो है वो सर से ऊपर उठा देने हैं, तो ये भी नहीं करना। तो इसका करेक्ट आंसर है कीप द पर्सन वार्म एंड कॉम, ठीक है, कि पर्सन को जो है वो आपने उसको हीट प्रोवाइड करनी है और पुरस्कून रखना है, उसको रिलैक्स करना है। उसके बाद है जी विच एक्शन इज रिक्वायर्ड व्हेन कंट्रोलिंग नोज ब्लीड। कहते हैं कि अगर एक पेशेंट नोज ही से ब्लीड कर रहा है, नोज से ब्लीड कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? टिल्ट द हेड बैकवर्ड, सर को पीछे की तरफ को मूव करवा देना है, ठीक है, या फिर अप्लाई प्रेशर टू द फोरहेड, माथे पे आपने प्रेशर अप्लाई करना है, या पिंच द नॉस्ट्रल एंड लीन फॉरवर्ड, कि पेशेंट के जो नॉस्ट्रल्स हैं उनको दबाना है और पेशेंट को आगे की तरफ झुक के बैठने के लिए कहना है, या अप्लाई आइस टू द बैक ऑफ द हेड, या सर के पीछे आपने आइस अप्लाई करनी है। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है जी पिंच द नॉस्ट्रल एंड लीन फॉरवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट जो 18 वाला एमसीक्यूज है, इफ अ पर्सन इज चॉकिंग बट स्टिल कफिंग व्हाट इज द करेक्ट रिस्पॉन्स। कि एक पर्सन है वो चॉकिंग में है और कफिंग भी उसको हो रही है, खांसी हो रही है, तो क्या करना चाहिए? परफॉर्म एब्डोमिनल थ्रस्ट, इनकरेज देम टू कीप कफिंग, या स्लैप देम ऑन बैक फोर्सफुली, कि उसको आपने ये कहना है कि वो उसकी बल्कि कमर के ऊपर आपने जो है ना वो स्लैप करना है, थप्पड़ जैसे मारते हैं उस तरीके से मारने हैं, कि ताकि वो जिस चीज़ की वजह से चॉकिंग हुई है वो बाहर आ जाए। या बिगिन सीपीआर इमीडिएटली, या आपने सीपीआर परफॉर्म करना है। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो इनकरेज देम टू कीप कफिंग, कि वो खांसी करता रहे। उसके रिस्पॉन्स में ये होगा कि चॉकिंग जो है, चॉकिंग के रिजल्ट में जो चीज़ फंसी हुई है, ठीक है, वो चीज़ बाहर की तरफ आ सकती है और ऑब्स्ट्रक्शन खत्म हो जाएगी। व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू ट्रीट माइनर बर्न्स। माइनर बर्न्स को ट्रीट करने का क्या तरीका है? अप्लाई बटर टू द बर्न, बिल्कुल भी नहीं। कवर द बर्न विद आइस, ठीक है, हमने ये काम भी नहीं करना। या कूल द बर्न्स विद रनिंग वाटर, या ब्रेक एनी ब्लिस्टर दैट फॉर्म, तो ये भी नहीं करना। तो इसका ये है कि कूल द बर्न विद रनिंग वाटर, के रनिंग वाटर के साथ आपने उस जले हुए हिस्से को धोना है। अब फर्स्ट एडर शुड ऑलवेज, कि जो फर्स्ट एड प्रोवाइड करता है उसको होना चाहिए अब प्रोवाइड इमोशनल रीअश्योरेंस, इमोशनल रीअश्योरेंस उसको प्रोवाइड करनी चाहिए। लीव द सीन इमीडिएटली आफ्टर कॉलिंग फॉर हेल्प, या फिर एडमिनिस्टर इंजेक्शंस, इंजेक्शन जो है वो पेशेंट को लगाना चाहिए। डायग्नोज द इंजरी प्रीसाइजली, इंजरी को की नोयत को जानना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि प्रोवाइड इमोशनल रीअश्योरेंस, के पेशेंट को इमोशनली वो स्टेबल करे।
ठीक है, कि उसको तसल्ली दे कि आप ठीक हैं, कोई ऐसा इतना बड़ा मसला नहीं है, हमने डॉक्टर को कॉल कर दी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बातें करके पेशेंट को थोड़ी सी तसल्ली देनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज चेकिंग फॉर सर्कुलेशन इन फर्स्ट एड इन्वॉल्व। फर्स्ट एड में मतलब अगर आप सर्कुलेशन चेक करना चाहते हैं तो किस तरह से चेक करेंगे? काउंटिंग द नंबर ऑफ ब्रीथ, फील फॉर द पल्स, या फिर अप्लाइंग एंटीसेप्टिक क्रीम, या फिर चेकिंग रिस्पॉन्सिवनेस। तो इसमें जो है हम उसकी पल्स को फाइंड आउट करके, चेक करके, फील करके, तो जो है हम देखेंगे कि पेशेंट जो है वो उसमें सर्कुलेशन चल रही है या नहीं चल रही। उसके बाद है व्हेन शुड अ टॉर्निकेट बी यूज्ड। कहते हैं कि टॉर्निकेट को कब यूज़ करना चाहिए? फॉर ऑल केसेस ऑफ ब्लीडिंग, ओनली एज अ लास्ट रिसॉर्ट, टू ट्रीट माइनर कट्स, या फिर टू रिलीव पेन। तो इसका जो आंसर है वो ये है, ओनली एज अ लास्ट रिसॉर्ट, के आखिरी रिसॉर्ट के तौर पे इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है जी फर्स्ट एड फॉर अ फ्रैक्चर इन्वॉल्व। अगर एक पेशेंट को फ्रैक्चर हो जाता है उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? अटेम्प्टिंग टू रीअलाइन द बोन, बोन्स को रीअलाइन करने की कोशिश करनी चाहिए, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर टू द बोन, या इमोबिलाइज द अफेक्टेड एरिया, या मूविंग द हेड इंजरीज इमीजिएटली, इंजर्ड पर्सन इमीजिएटली, कि जो इंजर्ड पर्सन है आपने उसको जो है वो मूव करवाना है। तो इसमें जो है सबसे पहले जो करने का काम होता है फ्रैक्चर के केस में, किसी भी किस्म का फ्रैक्चर हुआ है, कि पेशेंट का अफेक्टेड एरिया को इमोबिलाइज कर देना है, कि आपने उसको जो है मूवमेंट कम से कम देनी है। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास 24 वाला एमसीक्यूज है, जो है जी व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रिकवरी पोजीशन। रिकवरी पोजीशन का पर्पस क्या होता है? ठीक है, कि टू अप्लाई प्रेशर टू द एब्डोमेन, यानी रिकवरी पोजीशन कौन सी होती है? कि रिकवर एब्डोमेन के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ये वाली, टू कीप द एयरवे क्लियर, या फिर टू प्रिवेंट लेग क्रैम्प्स, या फिर टू चेक फॉर ब्रोकन बोन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है जी टू कीप द एयरवे क्लियर, कि एयरवे जो है वो क्लियर होना चाहिए, कि ताकि पेशेंट को सांस लेने में कोई मसला ना हो। उसके बाद है व्हाट इज़ द करेक्ट स्टेप व्हेन समवन हैज स्टॉप्ड ब्रीथिंग, कि एक पेशेंट अगर सांस नहीं ले रहा, ब्रीथ नहीं कर रहा, उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? एडमिनिस्टर ऑक्सीजन इमीजिएटली, परफॉर्म चेस्ट कंप्रेशन, चेक फॉर फ्रैक्चर, प्रोवाइड ड्रिंकिंग ऑफ वाटर। तो इसमें जो सबसे पहला है कि आपने उसके चेस्ट कंप्रेशन यानी सीपीआर की तरफ जो है वो पेशेंट को लेके जाना है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज थे। सेकंड वाले चैप्टर की तरफ चलते हैं, कि जो है ड्रेसिंग एंड बैंडेजेस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एमसीक्यूज। तो पहला है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ड्रेसिंग इन फर्स्ट एड। फर्स्ट एड में ड्रेसिंग का क्या मकसद होता है? टू प्रोवाइड वार्मथ, टू कवर एंड प्रोटेक्ट अ वाउंड, टू स्टेबलाइज अ फ्रैक्चर, या टू स्टॉप जॉइंट मूवमेंट। तो सबसे पहला इसका करेक्ट आंसर है जी वो पहले का, टू कवर एंड प्रोटेक्ट द वाउंड। वाउंड को आपने कवर करना है और प्रोटेक्ट करना है ताकि फर्दर इन्फेक्शन ना हो। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेराइल मटेरियल यूज टू कवर द वाउंड। वाउंड को कवर करने के लिए जो स्टीराइल मटेरियल है वो कौन सा यूज़ किया जाता है? इसमें सबसे पहले है जी बैंडेज, ठीक है, ड्रेसिंग, या फिर स्लिंग, या एडहेसिव टेप। तो आंसर है हमारे पास ड्रेसिंग। नेक्स्ट है जी व्हाट टाइप ऑफ ड्रेसिंग प्रिवेंट स्टिकिंग टू द वाउंड। ये ऐसी कौन सी ड्रेसिंग है जिनको आप जब जख्म पे लगाते हैं तो वो चिपकती नहीं है? स्टीराइल गाज, नॉन स्टिकिंग ड्रेसिंग, या फिर रोलर बैंडेज, इलास्टिक बैंडेज। तो इसका करेक्ट आंसर है नॉन स्टिकिंग स्टिक ड्रेसिंग। उसके बाद है व्हाट इज़ अ ट्रायंगुलर बैंडेज यूज्ड फॉर, यानी जो ट्रायंगुलर शेप में होती है वो किस लिए यूज़ की जाती है? कंप्रेशन के लिए, सपोर्टिंग एंड इंजर्ड आर्म के लिए, कवरिंग माइनर वाउंड, कूलिंग बर्न्स के लिए। तो इसका आंसर है सपोर्टिंग एंड इंजर्ड आर्म को सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बैंडेजिंग टेक्निक। क्या कहते हैं कि इसमें से कौन से जो है वो बैंडेजिंग टेक्निक का हिस्सा नहीं है? मतलब उसमें उसकी टाइप में नहीं आता। सर्कुलर, स्पाइरल, जिगजैग, या फिगर एट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है जी जिगजैग। जिगजैग वाली जो है इस तरह की मतलब कोई भी उसमें नहीं आती। उसके बाद आ जाता है जी bandage is primarily used for holding dressing in place, prevent infection, immobilize fracture, या reduce swelling। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास होल्डिंग ड्रेसिंग इन प्लेस। उसके बाद है वर्ड शुड बी रेगुलरली
चेकड आफ्टर अप्लाइंग बैंडेज के बैंडेज को अप्लाई करने के बाद आपको किस चीज़ को मॉनिटर करना पड़ता है, ब्रीथिंग रेट को, सर्कुलेशन को, बॉडी टेम्परेचर को, ब्लड प्रेशर को। तो आंसर है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन को देखते हैं कि अगर बैंडेज या ड्रेसिंग वगैरह कहीं बहुत टाइट तो नहीं होगी कि ब्लड की सप्लाई जो है वो स्टॉप हो जाए। उसके बाद है विच बैंडेज टेक्निक इज कॉमनली यूज फॉर जॉइंट लाइक नीज एंड एल्बोज। नीज और एल्बोज के ऊपर कौन सी टाइप की टेक्निक हम यूज़ करते हैं, सर्कुलर, फिगर 8 बैंडेज, स्पाइरल या ट्रायंगुलर। तो करेक्ट आंसर है फिगर 8 बैंडेज जो है वो हम नीज के ऊपर या फिर जो है जॉइंट के ऊपर, एल्बो के ऊपर इसको करते हैं यूज़। उसके बाद है जी वट इज़ एन एडहेसिव स्ट्रिप प्राइमरली यूज फॉर। एडहेसिव जो है स्ट्रिप किस लिए यूज़ की जाती है, मेजर बर्न्स के लिए, लार्ज बाउंड्स के लिए, जो ओपन बाउंड्स होते हैं उनके लिए, या फिर जो है इसको यूज़ किया जाता है माइनर कट्स या फ्रैक्चर्स के लिए। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास माइनर कट्स। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग विच टाइप ऑफ बैंडेज इज़ यूज टू सिक्योर ड्रेसिंग ऑन अ लैम्प। कि एक लैम्प के ऊपर अगर आप ड्रेसिंग को सिक्योर करना चाहते हो तो फिर क्या करेंगे, कौन सी तरह की बैंडेज लगाएंगे, इलास्टिक बैंडेज लगाएंगे, ट्रायंगुलर लगाएंगे, एडहेसिव लगाएंगे, गाज पैड लगाएंगे, या फिर इलास्टिक बैंडेज। तो इसका आंसर है इलास्टिक बैंडेज। नेक्स्ट है जी व्हेन अप्लाइंग ड्रेसिंग यू शुड। जब ड्रेसिंग अप्लाई करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, लीव द वाउंड ओपन टू एयर, कवर द वाउंड कम्प्लीटली, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर टू बोन, या यूज मल्टीपल लेयर ऑफ एंटीसेप्टिक क्रीम। तो इसका करेक्ट आंसर है जी वाउंड को कवर कर देना, यानी कवर द वाउंड कम्प्लीटली, कि ताकि कोई भी कंटेमिनेशन, कोई डस्ट पार्टिकल, कोई फॉरेन पार्टिकल जो है वो वाउंड पे जो है वो जाके तो कंटेमिनेट ना करते हैं उसको। उसके बाद है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंडेज। बैंडेज करने का मकसद क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, टू डिसइंफेक्ट द वाउंड, टू कीप द वाउंड मॉइस्ट, या टू सिक्योर अ ड्रेसिंग इन प्लेस, या टू अप्लाई ऑइंटमेंट। इसका करेक्ट आंसर है जी टू सिक्योर अ ड्रेसिंग इन प्लेस, कि ड्रेसिंग जो है वो उसको एक ही जगह पे एक जख्म के ऊपर जो है वो फिक्स कर दिया जाए, उसको कवर कर दिया जाए। उसके बाद है जी विच बैंडेज इज मोस्ट suitable फॉर immobilizing अ sprained एंकल, यानी जो हमारी एंकल के अंदर मोच आ जाती है तो इसको इमोबलाइज करने के लिए, इसकी मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए आपको कौन सी बैंडेज जो है वो यूज़ करना पड़ती है। एमसीक्यूज में है जो ट्रायंगुलर बैंडेज, इलास्टिक रोलर बैंडेज, नॉन स्टिक ड्रेसिंग, या फिर एडहेसिव। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास इलास्टिक रोलर बैंडेज। नेक्स्ट है जी अ बैंडेज दैट रैप अराउंड अ लिम्ब इन सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड। यानी जो लिम्स एंड हमारी लेग है, आर्म है, हैंड है, फुट वगैरह के ऊपर जो हम बैंडेज रैप करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फिगर 8, ठीक है, सर्कुलर बैंडेज, स्पाइरल बैंडेज, या कंप्रेशन बैंडेज। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सर्कुलर बैंडेज। नेक्स्ट है जी व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ ट्रायंगुलर बैंडेज व्हेन फोल्डेड एज अ ब्रॉड स्लिंग। कि जब हम ट्रायंगुलर बैंडेज को यूज़ करते हैं ब्रॉड स्लिंग के तौर पर फोल्ड किया जाता है, तो इसका मकसद क्या होता है, यूज़ क्या होता है, टू सिक्योर लेग इंजरी, टू सपोर्ट एन इंजर्ड आर्म, टू रैप अ चेस्ट वाउंड, या टू कूल अ बर्न। तो इसका करेक्ट आंसर है टू सपोर्ट एन इंजर्ड आर्म, के बाजू जो कि जख्मी है उसको सपोर्ट करने के लिए। फिर उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गाइडलाइन व्हेन अप्लाइंग बैंडेज। कि बैंडेज को अप्लाई करते हुए इसमें से कौन सी गाइडलाइन आपकी फॉलो करने वाली नहीं होती। अप्लाई द बैंडेज टू टाइटली टू स्टॉप द सर्कुलेशन, या मेंटेन कंसिस्टेंट टेंशन, चेक फॉर द नमनेस और डिस्कलरेशन, यूज स्टेराइल मटेरियल। तो करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाता है ए वाला, कि अप्लाई द बैंडेज टू टाइटली टू स्टॉप द सर्कुलेशन। उसके बाद है जी व्हाट शुड बी डन बिफोर अप्लाइंग अ बैंडेज टू ब्लीडिंग बाउंड। कि कहते हैं कि जब आप एक ब्लीडिंग बाउंड के ऊपर बैंडेज अप्लाई करते हो तो क्या करना चाहिए, रब अल्कोहल ऑन द बाउंड, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर टू कंट्रोल द ब्लीडिंग, अप्लाई आइस डायरेक्टली टू द बाउंड, या फिर रेज द आर्म ओवर द हेड। उसका आंसर है अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर टू कंट्रोल द ब्लीडिंग, कि आपने ब्लीडिंग को पहले कंट्रोल करना है फिर उसके बाद बैंडेज करनी है। नेक्स्ट आ जाता है जी एडहेसिव बैंडेज आर यूज्ड फॉर लार्ज लेसिरेशंस, माइनर कट्स, इमोबिलाइजिंग फ्रैक्चर, ट्रीटिंग बर्न्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो हमारे पास आ जाता है जी माइनर बाउंड, जो छोटे छोटे जख्म होते हैं उनके लिए जो इसको यूज़ किया जाता है एडहेसिव बैंडेज को। उसके बाद कहते हैं कि इन फिगर 8 बैंडेज द रैपिंग पैटर्न रिजेंबल द शेप ऑफ अ स्क्वायर, अ ट्रायंगल, अ इंफिनिटी साइन, अ सर्कल। तो इसका करेक्ट आंसर है एन इन्फिनिटी साइन, के इन्फिनिटी साइन के साथ जो है रिजेंबल करके इसकी बैंडेज की जाती है पेशेंट की। वट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस फॉर अप्लाइंग अ रोलर बैंडेज। रोलर बैंडेज को कैसे अप्लाई करते हैं, स्टार्ट विद लूज wrapping and tighten progressively, begin wrapping from the smallest part of the limb, या फिर स्टार्ट विद द फर्म रैपिंग एंड चेक सर्कुलेशन।
या फिर अप्लाई ऑइंटमेंट एंड देन रैप टाइटली। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास सी वाला कि स्टार्ट विद फिल्म रैपिंग एंड चेक सर्कुलेशन। नेक्स्ट है जी द रिस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट्स विथ, हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है, लंग्स से, फेरिंग से, नोज एंड नेजल कैविटी या एल्वेलाई से। तो करेक्ट आंसर हमारे पास फोर वाला है जी, नोज एंड नेजल कैविटी। उसके बाद है विच पार्ट ऑफ द रिस्पिरेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस एक्सचेंज, कि गैस एक्सचेंज के लिए कौन सा रिस्पिरेटरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, ब्रोंकाई, एल्वेलाई, ट्रेकिया तो फेरिंग्स। तो इसका करेक्ट आंसर है एल्वेलाई, एल्वेलाई के ऊपर एक्सचेंज होता है। फंक्शन ऑफ लेरिंग्स इज टू, लेरिंग्स का काम क्या होता है, फिल्टर डस्ट पार्टिकल, प्रोड्यूस साउंड, डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन टू द ब्लड स्ट्रीम, कंट्रोल एयर प्रेशर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है लेरिंग्स का, कि ये साउंड की प्रोडक्शन में रोल इसका होता है। नेक्स्ट है जी द ट्रेकिया इज री इन्फोरेंस्ड बाय, कि ट्रेकिया के ऊपर जो एक प्रेशर आ रहा होता है वो किसकी वजह से आ रहा होता है, या ट्रेकिया को किस चीज़ ने कवर किया होता है, मसल्स ने, कार्टिलेज रिंग्स ने, बोन्स ने या लिगामेंट्स ने। तो इसका आंसर है जी कार्टिलेज रिंग्स, कि इसके इर्द गिर्द कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं। उसके बाद आ जाता है द ब्रोंकाई आर द ब्रांचेस ऑफ लेरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रेकिया और एल्वेलाई। तो करेक्ट आंसर है ट्रैकिया। उसके बाद है विच स्ट्रक्चर कनेक्ट द माउथ एंड नोज टू द लेरिंग्स, ब्रोंकाई, एल्वेलाई, फेरिंग्स और ट्रेकिया। तो आंसर है हमारे पास फेरिंग्स, फेरिंग्स जो है नोज और लेरिंग्स के साथ और माउथ के साथ कनेक्ट होता है। व्हाट टाइप ऑफ ब्लड अराइव्स एट द एल्वेलाई फॉर ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन के लिए किस तरह का ब्लड जो है वो एल्वेलाई में आता है, ऑक्सीजन रिच, कार्बन डाइऑक्साइड रिच, न्यूट्रिएंट रिच। तो इसका करेक्ट आंसर है जी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आता है, जिसको एक्सचेंज करके जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली जाती है और ऑक्सीजन इसमें ऐड कर दी जाती है। उसके बाद है विच फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैस एक्सचेंज, स्पीच प्रोडक्शन, डाइजेस्टिंग न्यूट्रिएंट या इम्यून डिफेंस। तो डाइजेस्टिंग न्यूट्रिएंट्स जो है वो इसका ऑप्शन आ जाता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये फंक्शन नहीं होता, बाकी ये सारे होते हैं। नेक्स्ट है दी ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम एल्वेलाई इनटू द ब्लड बाय, एल्वेलाई से जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की जाती है ब्लड के अंदर किस तरह से होती है, डिफियन के थ्रू, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस या फिल्ट्रेशन। तो डिफियन के थ्रू जो है इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू, ट्रैकिया को हम डिवाइड करते हैं लंग्स के अंदर, ब्रोंकाई, एल्वेलाई के अंदर या ब्रोंक्यूल्स के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रोंका, कि ट्रैकिया डिवाइड होके ब्रोंकाई में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट है जी व्हाट लाइन्स द नेजल कैविटी टू ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स, कार्टिलेज रिंग्स, सिलिया एंड म्यूकस, मसल्स आर कैपलरीज। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाता है सिलिया एंड म्यूकस, कि नेजल कैविटी के अंदर सिलिया या म्यूकस होते हैं जो कि 10 पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं और आगे पाथवे में नहीं जाने देते। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी द डायाफ्राम मूव्स डाउनवर्ड ड्यूरिंग, जो डायाफ्राम है वो कब नीचे की तरफ मूवमेंट करता है, इनहेलेशन में, एक्सहेलेशन में, स्नीजिंग में या याउनिंग में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है इनहेलेशन, जब आप सांस अंदर की तरफ को लेके जाते हैं तो डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करेगा। उसके बाद कहते हैं कि विच पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम मॉइस्चन इनकमिंग एयर, कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का कौन सा पार्ट है जो कि इनकमिंग एयर को मॉइस्चन करता है, उसके अंदर थोड़ी सी मॉइस्चर को ऐड करता है, नमी ऐड करता है ताकि पाथवे ड्राई ना हो, एल्वेलाई, नेजल कैविटी, ब्रोंकाई और फेरिंग्स। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी सारे पाथवे को सारी एयर को जो है वो मॉइस्चन करती है। नेक्स्ट है हमारे पास द फेरिंग्स सर्व एज अ पैसेज फॉर, जो फेरिंग्स है वो किसके लिए पैसेज के तौर पे काम करता है, एयर एंड फूड के लिए, ब्लड के लिए, ऑक्सीजन के लिए या डाइजेस्टिव एंजाइम्स के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है जी फर्स्ट वाला एयर एंड फूड, यानी एयर के लिए भी रास्ता प्रोवाइड करता है और फूड के लिए भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है जी द वोकल कॉर्ड्स आर लोकेटेड इन, वोकल कॉर्ड्स यानी कि जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फेरिंग्स में, लेरिंग्स में, ट्रेकिया में या ब्रोंकाई में। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास लेरिंग्स, लेरिंग्स जो है वो साउंड की प्रोडक्शन में इसका रोल होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास विच गैस इज एक्सहेल्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, बॉडी से यानी कौन सी गैस जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर बाहर सांस के दौरान, जब सांस मतलब हम बाहर की तरफ को निकालते हैं तब कौन सी गैस निकलती है उसमें, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हीलियम। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट है जी वेंटिलेशन इन्वॉल्व्स, वेंटिलेशन में क्या चीज़ आ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन या हीट एक्सचेंज। तो इसके अंदर जो है ना हमारे वेंटिलेशन का मतलब जो होता है वो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, यानी ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना बॉडी से। नेक्स्ट है जी व्हाट प्रिवेंट फूड फ्रॉम इंटरिंग द रेस्पिरेटरी ट्रैक, यानी ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर फूड को जाने नहीं देती, ब्रोंकाई, एपिग्लोटिस, सीलिया या फिर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो डायफ्राम।
तो इसका करेक्ट आंसर है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस बेसिकली एक कवर के तौर पे काम कर रहा होता है, जो कि फूड को के पाथवे को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, बंद कर देता है, और रिस्पिरेटरी ट्रैक में जो है वो एयर जो है वो चली जाती है। नेक्स्ट है जी एयर एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज अक्कर बिटवीन एल्वुलाई एंड, यानी गैसेस का एक्सचेंज कहाँ पे होता है, एल्विलाई के दरमियान में और किसके दरमियान में, कैपिलरीज, ब्रोंक्यूल्स, ट्रकिया और फेरिंग्स। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास कैपिलरीज है। कैपिलरीज और एल्विलाई के दरमियान में गैसेस का एक्सचेंज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाएगी बाहर और ऑक्सीजन को ब्लड में ऐड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है जी व्हाट फंक्शन डज द डायफ्राम परफॉर्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब रेस्पिरेशन होती है तो डायफ्राम उस वक्त क्या करता है, प्रोड्यूस साउंड, रेगुलेट ब्लड फ्लो, कॉन्ट्रैक्ट टू हेल्प इनहेल एयर, या फिल्टर ऑक्सीजन। तो इसका करेक्ट आंसर है कि ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी ये नीचे की तरफ को मूव करेगा, इसका साइज सुकर जाएगा ताकि हवा अंदर की तरफ को आ सके। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यू स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें सबसे पहले है जी एस्फेक्सिया। एस्फेक्सिया रेफर्स टू, एस्फेक्सिया का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन ओवरडोज, इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यूज, या हाई ब्लड प्रेशर, या रैपिड हार्ट रेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास आ जाता है जी इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यूज, कि टिश्यूज तक ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो इनएडिक्वेट होती है। नेक्स्ट है जी एनोक्सिया, एनोक्सिक एस्फेक्सिया रेफर्स टू या अकर ड्यू टू, यानी एनोक्सिक जो एस्फेक्सिया वो किस वजह से हो सकता होता है, हाई ऑक्सीजन लेवल की वजह से, कंप्लीट लेक ऑफ ऑक्सीजन, नॉर्मल ब्रीथिंग, या फिर इंक्रीज ब्लड फ्लो। तो इसका करेक्ट आंसर है कि कंप्लीट लेक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब मुकम्मल तौर पर नहीं होगी तो पेशेंट जो है वो एनोक्सिक एस्फेक्सिया में चला जाता है। उसके बाद है जी हाइपोक्सिया एस्फेक्सिया रिजल्ट्स फ्रॉम, हाइपोक्सिक जो एस्फेक्सिया वो किस वजह से होता है, इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल, डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल, ब्लॉक्ड ब्लड फ्लो, या पॉइजनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है डिक्रीज्ड ऑक्सीजन लेवल, यानी ऑक्सीजन का लेवल जब कम होगा तो वो हाइपोक्सिक में जाएगा, और जब कंप्लीटली बंद हो जाएगी ऑक्सीजन तो उसको हम एनॉक्सिक कहेंगे कि ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ एस्फेक्सिया अकर ड्यू टू इम्पेयर्ड ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन बाय सेल, कि कहते हैं कि एस्फेक्सिया की ऐसी कौन सी टाइप है जिसमें ऑक्सीजन की जो इम्पेयर्ड सेल जो है वो मतलब प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पाते, यानी ऑक्सीजन तो है लेकिन सेल उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, एनॉक्सिक के अंदर, हाइपोक्सिक के अंदर, हिस्टोटॉक्सिक के अंदर, या फिर स्टेगनेंट। तो इसका आंसर है हमारे पास हिस्टोटॉक्सिक, कि सेल्स के अंदर प्रॉब्लम है, वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट आती है हमारे पास द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एस्फेक्सिया इज, एस्फेक्सिया का सबसे कॉमन कॉज क्या है, ब्लड क्लॉट, चॉकिंग, इंक्रीज ऑक्सीजन, या फिर फीवर। तो जो चॉकिंग है यानी कि कहीं पर रुकावट आ जाती है वो एक रीज़न बनती है एस्फेक्सिया की तरफ लीड करने में। उसके बाद है जी विच सिम्टम इंडिकेट एस्फेक्सिया, नहीं ऐसा कौन सा सिम्टम है जो कि एस्फेक्सिया को इंडिकेट करेगा, इंक्रीज एपेटाइट, पेल स्किन, डिफिकल्टी ब्रीथिंग, या फिर वार्मथ। तो डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग जो है वो पेशेंट को ये एक मतलब इंडिकेशन होगी कि पेशेंट को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं जा रही और पेशेंट एस्फेक्सिया में जा रहा है। नेक्स्ट है जी व्हाट टाइप ऑफ एस्फेक्सिया अकर व्हेन द ब्लड फ्लो इज ऑब्स्ट्रक्टेड, कहते हैं कि जब ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होगा और ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो इसको हम क्या कहेंगे, स्टेगनेंट एस्फेक्सिया, एनॉक्सिक, हाइपोक्सिक, या हिस्टोटॉक्सिक। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास स्टेगनेंट, कि ब्लड फ्लो के अंदर कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है। नेक्स्ट है अ कॉमन ट्रीटमेंट ऑफ फॉर एस्फेक्सिया इज सर्जरी, मेडिकेशन, सीपीआर, या बैंडेजिंग। तो करेक्ट आंसर है सीपीआर। सीपीआर के थ्रू हम क्या करते हैं कि हम चेस्ट को कंप्रेस करते हैं, जिसके थ्रू जो है हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ता है और वो कोशिश करता है ब्लड को और ज़्यादा सप्लाई करने की। नेक्स्ट आ जाता है जी व्हाट टॉक्सिन कॉमनली काज हिस्टोटॉक्सिक एस्फेक्सिया, कहते हैं कि ऐसे कौन से टॉक्सिन हैं जो कि हिस्टोटॉक्सिक एस्फेक्सिया काज करेंगे, यानी कि सेल को डैमेज करेंगे और सेल ऑक्सीजन को नहीं ले पाएगा, ऑक्सीजन, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, या नाइट्रोजन, या हीलियम। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक रीज़न बनता है कि जो है पेशेंट हिस्टोटॉक्सिक एस्फेक्सिया में जाता है। नेक्स्ट आ जाता है जब द प्रिवेंशन ऑफ एस्फेक्सिया इंक्लूड, एस्फेक्सिया से हम कैसे बच सकते हैं, रिड्यूसिंग फिजिकल एक्टिविटी, अवॉइड टॉक्सिक गैसेस, ईटिंग स्लोली, या ओवर यूजिंग ऑक्सीजन टैंक। तो इसका करेक्ट आंसर है जी अवॉइड टॉक्सिक गैसेस, के टॉक्सिक गैसेस जो हैं उनको उनसे आपने अवॉइड करना है, ठीक है, तो वरना पेशेंट जो है वो एस्फेक्सिया में जा सकता है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 आ जाता है, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जो सबसे पहला वो है असिस्टेड रेस्पिरेशन प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू द ब्रेन, एक्सटर्नल ब्रीथिंग सपोर्ट, कार्डिक स्टिमुलेशन, या मसल रिलैक्सेशन। तो इसका जो असिस्टेंट यानी जिसमें हम हेल्प देते हैं ब्रीथिंग में, उसमें है जी एक्सटर्नल ब्रीथिंग सपोर्ट। इसका करेक्ट आंसर आ जाता है कि आप जो है एक्सटर्नली पेशेंट को ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी बैक वल्व मास्क बीवीएम इज यूज्ड फॉर, अब बीवीएम को किस लिए यूज करते हैं, बैंडेजिंग बाउंड्स, मैनुअल वेंटिलेशन, मेजरिंग ब्लड प्रेशर, या फिर हार्ट रेट मॉनिटरिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जी मैनुअल वेंटिलेशन।
उसके बाद है जी मैकेनिकल वेंटिलेशन इन्वॉल्व, यानी कि जब मैकेनिकल वेंटिलेशन हो जो दे रहे हैं आप, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सीपीआर, अ वेंटिलेटर मशीन, ओरल मेडिकेशन या फिर इनहेलर। तो इसका करेक्ट आंसर है अ वेंटिलेटर मशीन। वेंटिलेटर मशीन के थ्रू जो है आप मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद है नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन मेथड इंक्लूड बीवीएम, एंडोट्रेक्यल इंट्यूबेशन, बीआईपीएपी या फिर सर्जरी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाता है बीआईपीएपी। ठीक है, तो ये नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन में आता है। वट इज़ द कॉमन रीजन फॉर असिस्टेड रेस्पिरेशन, की असिस्टेड रेस्पिरेशन के को देने के पीछे वजह क्या होती है। फ्रैक्चर, बर्न्स, रिस्पिरेटरी फेलियर या फिर मसल इंजरी। तो करेक्ट आंसर है रेस्पिरेटरी फेलियर, कि जब आपका अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम काम नहीं कर रहा होता तो फिर हम उसको एक्सटर्नली सपोर्ट देते हैं। उसके बाद है कि व्हाट इज़ यूज टू मेंटेन एन ओपन एयरवे ड्यूरिंग इंक्यूबेशन, के इंक्यूबेशन जब करते हैं तो उसका एयरवे को ओपन करने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, किसके मतलब थ्रू जो है वो इंट्यूबेशन की जाती है, यानी किस चीज़ के अंदर आप इंट्यूबेशन डालते हैं जिसकी वजह से एयरवे जो है वो ओपन हो जाता है। ब्रोंकाई, एंडोट्रेकियल ट्यूब, गाज या ऑक्सीजन मास्क। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास एंडोट्रेकियल ट्यूब आ जाता है, जिसके थ्रू जो है वो आप पेशेंट को एक्सटर्नली ब्रीथिंग देते हैं। उसके बाद आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ असिस्टेड रेस्पिरेशन, मैकेनिकल वेंटिलेशन, बैग वाल्व मास्क, स्पायरोमीट्री टेस्ट या फिर एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है कि स्पायरोमीट्री टेस्ट, क्योंकि ये एक टेस्ट होता है जो कि हम जिसमें जो है पेशेंट के लंग्स की कंडीशन को चेक करते हैं। ठीक है, ये कोई टाइप नहीं है, रेस्पिरेशन का मेथड नहीं है कि जिसके थ्रू जो है ना पेशेंट को एक्सटर्नली रेस्पिरेशन देते हैं। उसके बाद है अ बीवीएम कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन टैंक, अ सेल्फ एक्सपेंडिंग बैग एंड मास्क, स्टेथोस्कोप या निबुलाइजर। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास सेल्फ एक्सपेंडिंग बैग एंड मास्क। उसके बाद है द पर्पस ऑफ असिस्टेड रेस्पिरेशन इज टू इंक्रीज हार्ट रेट, स्टेबलाइज ब्लड प्रेशर, प्रोवाइड एडिक्वेट ब्रीथिंग या फिर मैनेज फीवर। तो करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाता है इसका, ये जो असिस्टेड रेस्पिरेशन है उसमें आपने एडिक्वेट जो है वो ब्रीथिंग प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। नेक्स्ट है जी बीएपी स्टैंड्स फॉर, यानी ये किसका एब्रीवेशन है। बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, बेसिक इंटरमीडिएट प्रेशर एप्लीकेशन प्रोसेस, ब्रोंकियल इंटरनल प्रेशर असिस्टेंस या फिर ब्लड इनटेक प्रेशर पल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये पहले वाला है, कि बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। उसके बाद आ जाता है जी चैप्टर नंबर 6 के इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में देखेंगे। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इनको अच्छे से याद कीजिएगा और बाकी सबके साथ शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, आपकी सपोर्ट चाहिए मैटर करती है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।